Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे वाटर क्राइसिस को लेकर, चूँकि 22 मार्च यानी कि कल था वर्ल्ड वाटर डे। 1993 से अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीमों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करता आ रहा है वर्ल्ड वाटर डे को, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों में, उनको बताया जा सके कि वाई दिस फ्रेश वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको जो ओशन में पानी दिखाई दे रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज की डेट में ओशन वाटर भी एसिडिफाई हो चुका है, हमें फ्रेश वाटर की आवश्यकता है। और इसी के कारण इस साल की थीम को चुना गया है वाटर फॉर पीस, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब स्वच्छ जल आसानी से मौजूद हुआ करता था, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी आ चुकी है। बेंगलुरु सबसे बड़ा उदाहरण है जहां पर वाटर क्राइसिस बन चुका है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इस समय समस्या की विषय बने हुए हैं। ये जो वाटर क्राइसिस हैं ये फिज़िकल भी हो सकते हैं, ये इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। इनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एक अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, लगातार जलवायु का परिवर्तन, मौसमी जो क्रियाएं हैं, जो हमारा रेनफॉल पैटर्न है उसका यहाँ पर डिस्टर्ब होना, पानी का अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर विदोहन करना, एक इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रन ऑफ हो जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस का ही पार्ट बनी हुई हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को इंडिया आज की डेट में सफ़र कर रहा है। नॉट अलोन दैट, इसी के अलावा सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशन, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाटर स्कैरसिटी की तरफ लेकर चल रही हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि वाटर स्कैरसिटी की वजह से आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी से। अगर वाटर क्राइसिस होंगे तो फूड क्राइसिस भी हमें देखने के लिए मिलेंगे, और अल्टीमेटली ये इफ़ेक्ट करेगा हमारी पीस यानी शांति को, क्योंकि जहाँ पर पानी की मौजूदगी होगी वहाँ पर उनके लिए तो अवेलेबल होगा, जहाँ नहीं होगी तो वहाँ पर लड़ाइयाँ भी देखने के लिए मिलेंगी। इसी के अनुसार अगर हम वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात करें तो वर्तमान समय में 17 ऐसी कंट्री हैं जो एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस को झेल रही हैं। और इंडिया में जो कंडीशन है उससे हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इंडिया को भी वाटर स्ट्रेस कंट्री डिक्लेयर करने में कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड, जो हम बात कर रहे हैं कि पानी की कमी, उसको माना जा रहा है कि 2025 तक 1140 क्यूबिक मीटर 2050 तक पानी कम हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे स्टेट्स की बात करें जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, तो ग्राउंड वाटर का रेशो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। 173-172% से भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन यहाँ पर किया जा रहा है। नॉट अलोन दिस, अगर हम पेरिनियल रिवर्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सूख चुकी हैं आज की डेट में, फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इंडिया के जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पर भी पानी की इतनी ही बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है। इंडिया में इस समय जो टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ है इट इज़ दी 5,56,601, जिनका इरिगेशन पोटेंशियल लगभग 62,71,180 हेक्टेयर को कवर करने का है। लेकिन इनअप्रोप्रिएट कैचमेंट ट्रीटमेंट की वजह से, हमारे मेंटेनेंस, वाटर बॉडीज़ को मेंटेन ना करना, रिजर्वायर वाटर बॉडीज़, वेटलैंड्स, इन सभी को यहाँ पर मेंटेन ना करने की वजह से हमारी जो कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करने की, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। इनफैक्ट कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पर ट्यूबवेल डेंसिटी और नेटवर्क इंक्रीज़ किया गया है। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज आज की डेट में मोर देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमें देखने मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? ऐसे में सीवेज वाटर या दूसरे सोर्सेज जो हैं ग्रे वाटर के, इनको वाटर बॉडीज़ में छोड़ देना, रिवर्स में छोड़ देने की वजह से कंडीशन और भी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इससे बढ़ रहा है हमारा जल प्रदूषण। रीज़न क्या है? रेनफॉल कम हो रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। इंडिया जो कि फूड ग्रेन के मामले में पूरी तरीके से रेनफेड है, ऐसे में ज़रूरत है कि हम एक ट्रेडिशनल इंडिजीनियस तरीके और टेक्नोलॉजी को अपनाएं, ताकि ना केवल हम पानी को यहाँ पर संरक्षित कर सकें बल्कि हमारी सॉइल की हेल्थ को भी सुधार सकें। वाटर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हमें ना केवल पानी को बढ़ाना है बल्कि हमें क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी काम करना है। दैट मीन्स हमें ब्लू और ग्रीन वाटर यहाँ पर आवश्यक है, जो कि किसी भी व्यक्ति का एक बेसिक ह्यूमन राइट है।
वाटर एक इंस्ट्रूमेंट है पीस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाता है, क्योंकि इसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी होगी, तो सारी चीज़ें अपने आप आपको यहाँ पर बैलेंस देखने के लिए मिलती है। गवर्नमेंट भी यहाँ पर काम कर रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब गांव की पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, हर मेड़ पर पेड़, अंडर वेरियस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर शेड जैसी चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है कि पानी की एक एक बूंद को बचाकर संरक्षित कर कर यहाँ पर काम किया जा सके। नॉट अलोन दैट, इनके लिए वाटर शेड मैनेजमेंट, अमृत महोत्सव, जल शक्ति अभियान प्रोग्राम जैसी चीज़ों को भी किया जा रहा है, ताकि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको रिजुविनेट किया जा सके। साथ ही आर्टिकल देखिए एक और चीज़ बोल रहा है कि देखिए हमें इंटरवेंशन करना होगा, हमें मेक श्योर करना होगा हमारी गवर्नमेंट को कि शांति बनी रहे पानी के लिए। साथ ही हमें ग्राउंड वाटर टेबल को मॉनिटर करना होगा और एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में हमें कहीं ना कहीं पानी को सर्कुलेट करना ज़रूरी है। हमें वाटर को यहाँ पर लाना होगा, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लेकर आने होंगे। साथ ही हमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा, वाटर मीटर्स को इंस्टॉल करना होगा, ताकि वाटर जो यूज़ है डोमेस्टिक पर्पस के लिए उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हमें ऐसी चीज़ों के लिए काम करना होगा जहाँ पर कम्युनिटी अवेयरनेस हो सके, जैसे जल जीवन मिशन की हम बात कर रहे हैं। हमें ऐसी क्रॉप्स भी लगानी होंगी जो कि वाटर पे बहुत ज़्यादा आधारित ना हो, और साथ ही हमें यहाँ पर कंजर्व करना होगा, प्रिजर्व करना होगा हमारे नेचुरल वाटर को, सो दैट यहाँ पर काम किया जा सके फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जो कि बात कर रहा है वाटर कंजर्वेशन को लेकर। दैट मीन्स वाटर फॉर ऑल, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि जितनी भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन सभी का एक गोल है। हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर बात की है कि हमें एक यूनिवर्सल और इक्विटेबल एक्सेस चाहिए होगा सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एक एडिकेट सैनिटेशन होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए सभी व्यक्तियों के लिए बाय दी 2030। ये सारी चीज़ें कहाँ पर बात की जा रही हैं, हमारे एजेंडा 21 में 1992 का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट में, जिसके लिए बात की गई थी इन रियो डी जेनेरियो, राइट। चलिए एजेंडा 21 क्या है, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है जिसे यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं सर्व करता है एक एक्शन, एक एजेंडा बताने के लिए फॉर यूनाइटेड नेशन एंड अदर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल गवर्नमेंट, ताकि जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सके, राइट। देयर आर 17 गोल्स, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ पर जाएं और इन 17 गोल्स के बारे में डिटेल में पढ़ें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड अगेन वील बी टॉकिंग अबाउट द नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटरस्केप इट्स चैलेंज, क्योंकि सारे के सारे आर्टिकल कहीं ना कहीं क्लीन वाटर से संबंधित हैं, वाटर डे से संबंधित हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा वाटर के बारे में अवेयरनेस लेकर आनी होगी। देखिए लगभग सिंस हम आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करने वाले हैं, कुछ चीज़ें रिपीटेटिव भी हो सकती हैं, तो वी विल ट्राई टू कट शॉर्ट ऑल दोज थिंग्स जो ज़्यादा रिपीट होने वाली हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल शुरुआत कर रहा है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है, वही सेम चीज़ जो हम थीम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। बात की जा रही है कि लगभग 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इस समय इनके पास स्वच्छ पानी की कमी है। वाटर डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कैरसिटी ना केवल ह्यूमन नीड्स के लिए यहाँ पर है, बल्कि इसका एक कलेक्टिव थ्रेट हमें देखने मिल रहा है ऑन द प्रॉस्पेरिटी एंड द पीस। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करें और ग्लोबल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लें। देखिए थ्रू आउट द हिस्ट्री पानी कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स रहा है किसी भी सभ्यता के विकास होने में। चाहे हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, नाइल नदी, टिग्रिस नदी, यूफ्रेट्स रिवर की, इन सारी जगहों पर अगर हम देखेंगे तो हमें अलग अलग विश्व की बड़ी बड़ी सभ्यताएं देखने मिली हैं। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट भी वाटर को लेकर हमें बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं, जैसे वेल डॉक्यूमेंटेड टेंशन है मेसोपोटामियन सिटीज़ ऑफ लगाश और उम्मा, जहाँ पर इनको लेकर लड़ाई हुई। ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं जिन्हें हम ओल्डेस्ट नोन वॉर्स के नाम से भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई ही केवल और केवल फर्टाइल लैंड और वाटर रिसोर्स को लेकर रही है।
डिस्पाइट दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल एपिसोड यहाँ तक भी बात कर रहे हैं कि लगाश और उम्मा में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहा पीस बिल्डिंग को लेकर। ट्रीटी ऑफ मिसिलिम को वर्ल्ड की पहली पीस ट्रीटी बोला जाता है, जो कि इमर्ज हुई थी इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। मतलब ह्यूमैनिटी में अगर हम बात करें तो इंसानियत में सबसे पुराना जो लीगल डॉक्यूमेंटेड अगर किसी ट्रीटी के बारे में हमें बात करनी होगी तो वो ट्रीटी ऑफ मिसलिम ही हमें देखने के लिए मिलती है। ये ट्रीटी बात कर रही है कि किस तरीके से पोटेंशियलिटी क्या है पानी की, वो किस तरीके से एक कैटलिस्ट के रूप में रोल प्ले कर सकता है जब बात आती है शांति और सौहार्द्रता की अमंग दी सोसाइटीज़। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग यही सिचुएशन आज सबके साथ है। करेंटली हम सभी फेस कर रहे हैं नंबर्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल एक्सट्रीम्स, चाहे इंटेंस हीट वेव्स हों, टर्बुलेंट फ्लड्स हों, अचानक से एल नीनो की कंडीशन हो या फिर क्लाइमेट क्राइसिस हो। ऐसे में इंडिया जो कि पूरी तरीके से मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, मॉनसूनल काइंड ऑफ क्लाइमेट को पोजेस करता है, इस सिग्निफिकेंट अनसर्टिनिटी की वजह से हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रही है, जो कि कंट्री की 3 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का बैकबोन क्रिएट करता है। अगर इसी तरीके से कंडीशन बढ़ती रही तो आप देखेंगे कि भारत की बैकबोन यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को, इस मुद्दे को बहुत मुसीबत होने के पहले समझें। यहाँ पर आवश्यकता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनके लिए काम करें, गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर यहाँ पर काम करें और मेक श्योर करें कि एक इफेक्टिव ऑफ इक्विटेबल वाटर अलोकेशन हमारे देश में हो रहा है। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो ऐसे रीजनल स्टेबिलिटी लेकर आनी होगी, हमें पॉल्यूशन को कम करना होगा, हमें दूसरी चीज़ों को कम करना होगा, क्योंकि पानी, क्लाइमेट, सारी चीज़ें आपस में एक इंटर रोल प्ले करते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि एक इफेक्टिव वाटर डिप्लोमेसी हमारे सामने हो, ताकि हमारा जो इंडिजीनियस, जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास क्या ज्ञान था उसका उपयोग किया जा सके और उसी के साथ क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क क्रिएट करके इस सिविल सोसाइटी में, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में वाटर मैनेज किया जा सके। प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए 2024 की रिपोर्ट ये बताती है कि वाटर क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरती जा रही है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग दैट 4 आउट ऑफ 5 पीपल लीकिंग द लीस्ट बेसिक थिंग इन द वर्ल्ड विच इज़ दी ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे में इस डिस्पैरिटी को दूर करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो 90% जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है वो केवल और केवल वाटर फेड के आधार पर डिपेंडेंट है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम पानी को कंजर्व कर सकें। ना केवल और केवल कंजर्वेशन बल्कि इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ताकि वाटर यूजेज को यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। हमें क्रॉप और फूड लॉस यहाँ पर कम करना होगा, हमें केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम करना होगा, ताकि एक ओवरऑल यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। राइट? इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब आप बात कर रहे हैं ट्रांस बाउंड्री वाटर्स, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है विश्व का फ्रेश वाटर रिसोर्स का, वो ट्रांस बाउंड्री वाटर्स में ही देखने मिलता है, इंक्लूडेड दोज इन इंडिया। इंडिया जिसका एक इतना बड़ा लैंड मास है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है लॉन्ग रिवर्स का, जो कि कहीं ना कहीं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर होती हैं। अब ऐसे अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम है, लाइक आप ऐसे ही समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं भारत में, जैसे मेघना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ये सारी अगर आप बात करेंगे तो दे आर इन दी ट्रांस बॉर्डर एरिया। अब अगर यहाँ पर टेंशन क्रिएट होती है तो वाटर एलोकेशन में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे पानी को मैनेज करना बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि सारी बुराइयों परेशानियों को एक तरफ रखते हुए क्रॉस बॉर्डर गवर्नेंस मैकेनिज्म के लिए भी काम किया जा सके। राइट? चलिए, तो ये था इस आर्टिकल का सार। हम बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दी बस्टर्ड हैबिटेट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की यहाँ पर बात की जा रही है, डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हम सभी के लिए जीएस पेपर 3 से संबंधित। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करी है, ताकि जो क्रिटिकल इशू है हमारी एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को यहाँ पर प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का, उसके लिए काम किया जा सके। वाइल साइमल्टेनियसली यहाँ पर बात की जा रही है एक नेशन के कमिटमेंट की भी बात की जा रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी सोर्स की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, और क्या डिटेल में हमें इसमें जानना है? हम कुछ भी डिटेल में नहीं जानेंगे, हम सीधा बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम एडियोसिस निग्रिसिप्स के नाम से जानते हैं, एक लार्ज ग्राउंड बर्ड है जो कि नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की और अपने डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस के लिए जानी जाती है। और आज के समय में अगर हम इसकी बात करें तो ये क्रिटिकल एंड डेंजर्ड है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपको याद है यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछता रहता है, पहले भी ऐसे सवाल आ चुके हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो एक लंबी बर्ड आपको ये देखने मिलेंगी जिसके लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग नेक और स्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो 1.2 मीटर यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट टॉल ये होते हैं। मेल एंड फीमेल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं और इनका वजन भी 15 से 18 किलो हमें देखने मिलता है। क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल में? तो मेल्स का यहाँ पर ब्लैक क्राउन होता है ऑन दी फोरहेड, कॉन्ट्रास्टिंग वाइट एंड पेल नेक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं फीमेल्स की अगर हम बात करें तो इनका स्मॉलर ब्लैक क्राउन होता है और यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूस या फिर ऑलमोस्ट ब्लैक ब्रेस्ट बैंड ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें इनके विंग स्पैन की तो ये 210 से 250 सेंटीमीटर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर इनके विंग्स में हमें देखने के लिए मिलता है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो GIs पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया में, स्पेशली इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान के आसपास हमें देखने मिलते थे, थार डेजर्ट में और डेक्कन प्लेट्यू में। हालांकि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल राजस्थान, गुजरात में बहुत ही कम संख्या में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बचे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड में ये आसानी से रहते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो GIB को एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट का पार्ट बनाया गया है IUCN की रेड लिस्ट में, विद ऑलमोस्ट 200 इंडिविजुअल रिमेनिंग वर्ल्ड वाइड, ओनली 200 विच इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न। वहीं अगर हम GIB की बात करें तो इन्हें शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत रखा गया है। इस स्पीशी की बात करें तो बहुत सारे थ्रेट से यहाँ पर ये सफ़र करती हैं, इंक्लूडिंग हंटिंग, पोचिंग, कोलिजन विद द पावर लाइंस, हैबिटेट लॉस एग्रीकल्चर की वजह से, या दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैं, या जो प्रीडेटरी हैं जो कि फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, उनकी वजह से भी इनका जो स्तर है ये ख़राब हो चुका है। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा कंजर्वेशन एफर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट बस्टर्ड को यहाँ पर लॉन्च किया गया है ताकि इनको सुरक्षित किया जा सके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं बायोप्लास्टिक को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ नियमों को यहाँ पर टाइट कर दिया है। इन्होंने स्ट्रिक्टली रेगुलेशन कर दिया है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेयर पर्टिकुलरली कंसर्निंग द लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट एज बायोडिग्रेडेबल। इन नए रूल्स के मुताबिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनको यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक को पीछे नहीं छोड़ना होगा और ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन्हें क्लियरली बताना है कि बायोडिग्रेडेबल है या नहीं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है। चलिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड आर एक्सपेक्टेड टू डिकम्पोज नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहीं कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात करें तो ये डिग्रेड होते हैं, बट इनको एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री या म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की ज़रूरत होती है डिकम्पोज होने के लिए। ऑल राइट, एंड दैट इज़ वाई इसको यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। चलिए, और डिटेल में जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम सीधा समझेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है। राइट, वो माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो ये छोटे छोटे से पीस ऑफ प्लास्टिक डेब्रिज होते हैं जो कि 5 मिलीमीटर से भी छोटे साइज़ में हमें देखने मिलते हैं और कई बार ये लगभग नग्न होते हैं, मतलब इन्हें ऐसे खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इंटेंशनली अगर हम बात करें तो ये आइदर इंटेंशनली मैन्युफैक्चर्ड स्मॉल स्केल पर्पसेस के लिए, या फिर इनका जो ब्रेकडाउन है, जो बड़े प्लास्टिक आइटम्स जैसे बॉटल, बैग्स, इनसे टूट कर वेदरिंग और डिग्रेडेशन के प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास आ जाते हैं।
क्या टाइप होते हैं माइक्रोप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसकी अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक पर्पस जैसे कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, माइक्रोबीड्स, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स जैसी चीज़ों से देखने मिलते हैं। वहीं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो ये डिग्रेडेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज प्लास्टिक आइटम्स के थ्रू हमें देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ द वेदरिंग, सनलाइट एक्सपोजर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बड़ी प्लास्टिक की बॉटल है, जब ये टूटेगी, टूट फूट होगी इसमें, तो इसके जो छोटे छोटे प्लास्टिक निकलेंगे उसी को हम बोलते हैं आपका माइक्रो प्लास्टिक ऑन दी सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की बात करें तो ये कैपेबल होते हैं कि इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया या फंजाई एक नॉर्मल कंडीशन में, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बायोमास। इनका डिग्रेडेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे पानी, सॉइल, कंपोजिंग फैसिलिटी कहीं पर भी हो सकता है। ये आसानी से हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं। इट कैन बी मेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसी चीज़ों से इनको बनाया जाता है। ये मदद करते हैं प्लास्टिक वेस्ट जो कि हमारे लैंड में, हमारे इकोसिस्टम में मिलता है, उसको कम करने के लिए। वहीं कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात करें तो ये एक तरीके का सबसेट होते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का, और इनको डिज़ाइन किया जाता है टू ब्रेक डाउन अंडर कंट्रोल कंपोस्टिंग कंडीशन, टिपिकली जो कि इंडस्ट्रीज फैसिलिटी में ही देखने के लिए मिलती है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात करें तो इसके लिए आवश्यक है ये एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को फुलफिल करे, एक सर्टिफिकेशन यहाँ पर हो सच एज दोज आउटलाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन विच इज़ द BPI, और यूरोपियन नॉर्म्स विच इज़ दी EN 13432, ताकि इंश्योर किया जा सके कि इनकी कंपोसिटेबिलिटी किस तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ऑलराइट, चलिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली, और आगे आने वाले 2-3 दिन के लिए अब DNR यहाँ पर बंद रहेगा बिकॉज ऑफ द होली हॉलीडेज। सो एन्जॉय एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.